हाँ जी, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 7 दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट रिटर्न द फर्म रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस। कैपिटल की जब रिटर्न की कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है मार्केट के हिसाब से, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शेयर 10 रुपए का होता है, लेकिन मार्केट आपका शेयर 15 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार है, तो वो जो आपकी 10 रुपए की कॉस्ट है, दैट इज जो 15 रुपए है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि मार्केट प्लेस पे आपकी जो कैपिटल की कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। देन सोर्स ऑफ कैपिटल इज अ फर्म मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ रेफरेंस शेयर। ठीक है, सोर्स ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल देने का या कैपिटल दिखाने का सोर्स क्या है हमारा? शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं। ठीक है, देन सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ देयर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन सब की जो एवरेज कॉस्ट आएगी, मतलब इन सबको लगाने के बाद, इन सब पे जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, जो मार्केट में इन सब की वैल्यूज चल रही है, उस सबको एस्टिमेट करना, उसको उसकी एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन कंपोनेंट्स क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के? फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स है इसके। फर्स्ट कंपोनेंट है रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल। कंपोनेंट्स यानी कि फीचर्स, इसके तीन मेन फीचर हैं कि इसका जो रिटर्न है वो जीरो रिस्क है, इस पे आपको कोई रिस्क नहीं है फाइनेंस। आपकी कैपिटल के अमाउंट तो आपको मिलनी मिलनी है, और जो रिटर्न है वो ये नहीं है कि आप लॉस में जाओ, लॉस में आप नहीं जाओगे, शेयर्स में आप लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है, आपको आपके अमाउंट तो मिलेगी, आपको 10 लगाए हैं, 10 तो मिलेंगे ही। ठीक है, कैपिटल के केस में। देन बिजनेस रिस्क प्रीमियम। जनरली बिजनेस रिस्क प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल बजटिंग decision for investment proposal. If the firm select a project which has more than the moral normal risk, the supplier of the fund of the project will naturally accept a higher rate of return than the normal rate. Then the cost of capital increase. हाँ जी, रिस्क प्रीमियम यानी कि अगर कोई सप्लायर ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो वो चाहेगा भी क्या कि उसको इन रिटर्न क्या मिले? मोर प्रॉफिट मिले। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? अगर कोई इन्वेस्टर हाई रिस्क ले रहा है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके, और वो मोर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, देन ये आपकी कैपिटल को इंक्रीज ही करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज ही करेगा। इन शॉर्ट ये आपकी गुडविल बना रहा है। देन थर्ड मेन फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। अब फाइनेंशियल रिलेटेड यानी कि पैटर्न, जो बिजनेस का पैटर्न हो रहा है, जो लोन्स ले रहे हैं, लोन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, डेट कवर हो रहे हैं अगर, तो हाईली हाईली डेट रिकवर हो रहे हैं अगर हमारे, तो हमें रिस्क जो है वो कम होएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। तो अगर कोई डेट, अगर हम भी डेट दे रहे हैं या कैपिटल पे, डेट पे कैपिटल दे रहे हैं, तो मोर रिस्क देन अ फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्म से ज्यादा रिस्क होएगा जहां पे डेट भी हाइयर होंगे। ठीक है, जहां हाइयर डेट वहां पर हाइयर रिस्क, जहां पर लो डेट वहां पर लोअर रिस्क। ठीक है, डेट रिलेटेड फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, रिटर्न रिलेटेड प्रीमियम, बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेस से रिलेटेड था, ये फाइनेंस से रिलेटेड। देन थ्री कंपोनेंट जो हैं उसको परफॉर्म कैसे करना है? सबसे पहले के को किस लिए डोनेट किया जाता है? के फॉर, के डी नॉट फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, के यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर जीरो यानी कि रिटर्न एट जीरो रिस्क। हमने बोला ना हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो रिस्क पे वर्क करती है, तो तीनों लेके चलने हैं, जीरो रिस्क, बिजनेस रिस्क प्रीमियम और फाइनेंशियल रिस्क।
देन क्लासिफिकेशन आ गई कॉस्ट की, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉम्पोजिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल और फ्यूचर का आपको डिफरेंस पता ही होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि रिलेटेड टू द पास्ट, ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस फंड पड़े थे, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कैपिटल्स पड़ी हैं, पुरानी कंपनी है, पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं अगर हमने रिटेन किए हैं, तो वो सब क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। और फ्यूचर कॉस्ट कौन सी हो गई, जो हमने फ्यूचर में इंकर्ड करनी है, जो हमने न्यू फंड को रेज करने से इंकर्ड होगी जो हमें, दैट इज फ्यूचर कॉस्ट। देन स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कॉम्पोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर एसिड्स या पर्टिकुलर कैपिटल से रिलेट करती है, ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स इक्विटी से ही रिलेटेड है, इसमें प्रेफरेंस नहीं आएगा, डिबेंचर नहीं आएगा, सिर्फ ये किससे रिलेटेड है, इक्विटी से। कॉम्पोजिट कॉस्ट क्या होगी, कॉम्बिनेशन। कॉम्पोजिट यानी कि कॉम्बिनेशन, जब सोर्स ऑफ कैपिटल जो है कंबाइन कर दिए जाए, यानी कि डेट और शेयर इकट्ठे कर दिए जाए, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इकट्ठे कर दिए जाए। देन एवरेज एंड मार्जिनल। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल एज इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस, सबको कंबाइन कर दिया और उसकी एवरेज निकाल दी, ठीक है। देन मार्जिनल क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा कुछ न्यू फंड रेज करने से फाइनेंशियल कुछ रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने न्यू फंड रेज कर दी, तो जो एडिशनल का कुछ भी एडिशनल होगा दैट इज मार्जिनल। हमने मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, एडिशनल, समथिंग एडेड, ठीक है। देन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि कट ऑफ रेट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इम्प्लिसिट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न रिलेटेड टू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फर्म। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट लाइक द जो हमने उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर दिया। एक्सप्लिसिट यानी कि कट ऑफ रेट, इनमें से तीन चार चीजें उसमें से क्या आप सिलेक्ट करते हो। इम्प्लिसिट यानी कि इसी को ही सिलेक्ट करिए। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी है, देन कॉम्पोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट के चार मेथड्स हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। यही चार तरीके हैं जिनसे हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रेज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, ये चार सोर्स ऑफ फंड है, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट हमने दिया ही नहीं, कंपनी में वापस बचा के रख लिया। देन सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न विच इज एक्सेप्टेड बाय द लेंडर। ये वो रेट है जो लेंडर यानी कि जिसने हमें दिया है रेंट पे अपनी जमीन, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको इतना रिटर्न इसकी जमीन के ऊपर उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट को डिनोट कैसे करते हैं, के डी से, ठीक है, के बड़ा डी छोटा। फिर इसको निकालेंगे कैसे, आई डिवाइड बाय एनपी। आई यानी कि इंटरेस्ट, एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स। अब इसके भी तीन केस हैं, अगर हमें डेट इशू हुआ है पार पे, पार पता है, एट पार, एट पार मतलब जितनी वैल्यू थी उससे थोड़ा कम, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में हुआ है, एट पार को आप डिस्काउंट भी बोल सकते हो। 8 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल रही है, दैट इज एट पार, 2 रुपए का एट पार। तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा उसमें उस केस में, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस, जितनी उसकी वैल्यू थी उसमें से हमने जो एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, उसको इशू करने के जो एक्सपेंसेस आए वो माइनस कर दिए, तो हमारी नेट प्रोसीड्स निकल आएंगे। प्रीमियम में क्या आएगा, प्रीमियम यही वैल्यू, एनपी की जो मेन कंडीशन है वो यही रहेगी कि फेस वैल्यू में से इशूड एक्सपेंसेस ही माइनस करने, ये एनपी की मेन वैल्यू है हमारी, ठीक है। अगर तो प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम ऐड कर दो, अगर डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट माइनस कर दो, बस।
प्रीमियम क्या होता है? ज्यादा में देना। मार्केट में मैंने बोला 10 रुपए की चीज मार्केट में 15 रुपए की बिक रही है, आराम आराम से लोग लेना चाह रहे हैं 15 रुपए में भी। तो वो क्या है, वो प्रीमियम में चल रही है, वो क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की चीज है, इसीलिए वो प्रीमियम पे चल रही है। ठीक है, तो वैल्यू यही रहेगी, फेस वैल्यू माइनस इशू वैल्यू। बट प्रीमियम पे आ गया तो प्रीमियम ऐड करना है, और डिस्काउंट पे आ गया तो डिस्काउंट माइनस कर देना। क्लियर था बेटा? देन अब आ गया हमारा रिडीमेबल डेट। 1 मिनट, हम क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर हमें साथ में ट्राई करने को मिल जाए तो। ये देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये देखो, डेट इशू एट पार। इन्होंने ये वाला मेथड दिया हुआ है, हमने ये वाला मेथड किया। ये देखो, कैसे निकालना है? रिडीमेबल डेट कैसे निकालना है? तो केडी निकालेंगे बिफोर टैक्स, बोला निकालने के लिए, तो बिफोर टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट प्लस पी, यानी कि पार वैल्यू, माइनस एनपी जो हमने निकालनी है, फेस वैल्यू माइनस इशूड वैल्यू। देन डिवाइड करेंगे उसको नंबर्स ऑफ ईयर के साथ, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड। देन सब डिवाइडेड बाय पी, पार वैल्यू, प्लस ऊपर वाले को ऑपोजिट, पी माइनस है ऊपर, नीचे पी प्लस है। यहाँ पे एन दिया हुआ है, हमने एवरेज निकालना होता है, एवरेज मीन्स डिवाइड बाय 2। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अ कंपनी डिसाइडेड टू सेल अ न्यू इशू ऑफ 7। हाँ जी, न्यू इश्यूज आ गए 7 साल, 15% बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच एट पार। इफ द फेस वैल्यू इज 100 बॉन्ड एंड मेच्योरिटी वैल्यू इज ₹100, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट विल बी। बिफोर टैक्स निकालना है। बिफोर टैक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा पीछे, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा बिफोर टैक्स का। क्या करोगे? इंटरेस्ट प्लस पी माइनस एमपी डिवाइड बाय एन। करो जरा। आई, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है?
पहले हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 15 दिया हुआ है, 15% बॉन्ड, 15% बॉन्ड दिया हुआ है, इट मीन्स इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 15। देन पी यानी कि पार, पार वैल्यू निकालेंगे। हंड्रेड ईच एट पार, ₹100 आ गई। इफ द फेस वैल्यू इज ₹100, bond and maturity value is ₹100 before tax, the debt will be 7 years। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, एनपी निकाल लेंगे, फेस वैल्यू दी हुई है, इशूड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे उसमें से, देन डिवाइड बाय एन, एन हमें 7 दिया हुआ। देन आगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, यानी कि अब आफ्टर टैक्स निकाल। आफ्टर टैक्स का क्या करेंगे? बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स के साथ। देन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट निकालना है, यानी कि जो है हमारे पास ऑलरेडी, उसका डेट निकालना है बिफोर टैक्स का। तो उसका क्या फॉर्मूला है? एनुअल कॉस्ट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ डेट। एवरेज वैल्यू दी होगी, एनुअल कॉस्ट दी होगी, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपके एग्जिस्टिंग डेट निकल आएंगे। देन एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है? एनपी प्लस आरबी, एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स, आरबी यानी कि रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकल आएगी, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। देन आ गया प्रेफरेंस, ये हमने पढ़ा डेट, डेट के बाद आ गए प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में भी क्या करना है? हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैसे निकालनी है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? केपी इज इक्वल टू डीपी डिवाइड बाय एनपी। डीपी क्या है? फिक्स्ड डिविडेंड जो हम उस पे दे रहे हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस। ठीक है, जो डिविडेंड आपको पता है ना जो शेयर्स है उस पे डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है उसको डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड्स के साथ, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? हमारी कॉस्ट ऑफ रेफरेंस निकल, प्रेफरेंस शेयर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आगे आपके पास प्रॉब्लम्स, यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। A company raised preference share capital of 1 lakh by issuing 10% preference shares। ये 10% जो दिया होता है ये इंटरेस्ट होता है, यानी कि डिविडेंड है आपका, डिविडेंड परसेंटेज है। ठीक है, 100 शेयर पे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन दे आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड 10% डिस्काउंट। अगर 10% प्रीमियम पे दिया तो, 10% डिस्काउंट पे दिया तो, देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो इशू एट प्रीमियम करेंगे, प्रीमियम का 10% तो हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। निकालने का फॉर्मूला क्या है? डीपी डिवाइड बाय एनपी। तो पहले डीपी निकालेंगे, डीपी का कैसे निकलेगा? डिविडेंड, डीपी यानी कि डिविडेंड निकालना है। तो 10,000 पे 10,000 पे 10 के रेट से निकाला तो 1 लाख, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, देन ये देखो ना, आपको सिर्फ अमाउंट दी हुई है टोटल और 10% बोल दिया, तो शेयर्स कितने हो गए? ये 10,000 शेयर्स होंगे, डिवाइड बाय 10 कर दो ना, 10,000 शेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख डीपी। अब एनपी निकालना है, एनपी
एनपी पहले प्रीमियम पे निकाल रहे हैं, यानी कि 10% ऐड करके। तो इसका 10% कितना हुआ, एक जीरो हटा दो, 10,000। तो 1 लाख में 10,000 ऐड किए तो कितना आ गया हमारे पास, 1,10,000। इशूड वैल्यू, इशूड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो माइनस नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। ऐड कर दिया तो डीपी यानी कि ऊपर ऊपर आएगा 10,000, नीचे जितनी हमारी आई है एनपी नीचे आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 9.09। अब डिस्काउंट पे निकालना है तो डिस्काउंट पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपने ऐड किया है वो ऐड की जगह माइनस हो जाएगा, तो नीचे आएगा 90,000। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 90,000, तो आंसर आ गया 11.11। क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ जी। इज इट क्लियर टू ऑल? आज आप पढ़ लो, या कल हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड प्लस डिविडेंड माइनस एनपी, यानी कि डिविडेंड, डी का मतलब है पार वैल्यू, ठीक है, और एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, डी का मतलब आपको पता चला, अभी बताएंगे, पर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देन प्रॉब्लम आ गई, अ कंपनी इशू 10% रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ₹1 लाख। 10% 1 लाख, इट मीन्स 10,000 आ गए हमारे शेयर्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10th ईयर यानी कि 10 साल आ गए हमें, ईयर नंबर ऑफ ईयर्स। द द अंडर रिटर्न कॉस्ट इज 5%, कैलकुलेट द इफेक्टिव अंडर रिटर्न, यानी कि पार 5% अंडर रिटर्न हो गए, तो ये हो गया हमारा 10,000, तो हमारी सी आ गई, यानी कि ये आ गया एनुअल डिविडेंड जो दिया हुआ है, दैट इज इसका 10%, इसका 10%, दैट इज 10,000, ठीक है। फिर डी डिविडेंड जो है वो है 1 लाख टोटल अमाउंट। देन एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर हमें दिया हुआ 10th ईयर। एनपी, एनपी 95,000, एनपी 95,000, क्योंकि क्या बोला है 5%, तो इस पे 5% निकालोगे, जो आया उसको माइनस कर दोगे, इसमें से 5,000 आएगा, तो 5,000 माइनस कर दोगे तो 95,000 आ गया आपका, ठीक है। एनपी 95,000 आ गया। अब फॉर्मूला पूरा फॉर्मूले में फिल कर दो, सी की जगह 10,000, डी की जगह 1 लाख, एनपी की जगह 95 और एन की जगह 10 ईयर, नीचे 2 की जगह 2, इन सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.77%। सबसे मेन है एनपी निकालना, जिस पे बोला गया उसके हिसाब से निकालना। अगर पार बोला है तो भी माइनस होएगा, डिस्काउंट बोला है तो भी माइनस होएगा, और प्रीमियम बोला है तो प्लस होएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, हमने प्रेफरेंस भी कर लिया, डिबेंचर भी कर लिया, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? थोड़ा सॉल्व करके पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कल हम इसके प्रैक्टिकल्स ही करेंगे, डोंट वरी, कल हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे।
अब ऑलरेडी आपने कल बाकी मंडे क्लास नहीं ना वही 100 लगाई, तक इस में वजह लगा। से हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे जा रहा है। हाँ ठीक है, जी तो मैम, वही चैप्टर 6 में समझा। इसीलिए आप रेगुलर क्लास लो बेटा, आपके लिए ही फायदेमंद है। मैम चैप्टर 6 आपने कल। चैप्टर 6 हो चुका है, फुल चैप्टर हो गया है। 5 और 6 इकट्ठा करवाया था, क्योंकि 5 मतलब 5 के बाद ही 6 साथ में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें 5 के ही 2 पार्ट रहते, मतलब 5 हाफ में था और हाफ चैप्टर उसका 6 में कन्वर्ट किया होता। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूलाज आप अपनी नोटबुक पे या कहीं पे लिख लेना आज, ठीक है, ताकि कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूलाज जो हैं सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है, एनपी कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला एनपी का, डी का फॉर्मूला, डीपी का फॉर्मूला, ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज आप एक बार एक पेज पे लिख के रखना कल के लिए। देन कल हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। मैम फॉर्म हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम बेटा? फॉर्मूलाज भेज दो ना क्लास प्लस में। ये पूरी पीपीटीज आपकी जाती हैं वैसे तो आपकी क्लास प्लस में, आपकी पीपीटीज आ गई क्लास प्लस में? नो मैम, मेरे को नहीं शो हो रही। ओके, आज देख लेते हैं, आज अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। सारी ये वाली सारी पीपीटीज जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारी पीपीटीज आपको अपलोड कर दी जाएंगी। और फॉर्मूला देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे फॉर्मूला आप पढ़ाया कुछ और है और आपके जो सिलेबस है उसमें फॉर्मूला कुछ और है। फॉर्मूला दोनों ही सेम है, बस वे अलग है उसको दिखाने का, ठीक है। ये थोड़ा नॉर्मल वे में आपको इजी वे में इलेबोरेट किया हुआ, ठीक है, उसको समझने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला अलग नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूले से भी निकालते हो तो भी आपका वैसे ही आंसर आएगा, उस फॉर्मूले से निकालते हो तो भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट हम करें इक्विटी। इक्विटी का एक ही फॉर्मूला है, डिविडेंड प्राइस मेथड, ठीक है, इसका एक ही मेथड है। वो कैसे निकलेगा? के ई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय एनपी। डी यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, नेट प्रोसीड पर शेयर, एनपी तो हमें पता चल ही गया, नेट प्रोसीड्स होती हैं, ठीक है। डी इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, पहले डिविडेंड था अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, यानी कि हमें जो इस केस का क्वेश्चन होगा वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड करके ही दिया होगा। और अगर एक्सपेक्टेड नहीं भी लिखा होता है, सिर्फ डिविडेंड ही लिखा होता है, ठीक है, 5% डिविडेंड पर शेयर, तो उसको हमने एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही मानना है इन केस ऑफ इक्विटी, ठीक है, क्योंकि इक्विटी के कोई केस में जो फॉर्मूला है वो सिर्फ डिविडेंड का ही है। देन डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, नेक्स्ट मेथड आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ। जो बोला है वैसे ही डिविडेंड प्राइस को ग्रोथ के साथ प्लस कर देंगे। डिविडेंड प्राइस कैसे निकलना है, ये निकाला हमने, डी डिवाइड बाय एनपी, डी डिवाइड बाय एनपी डिविडेंड प्राइस, अब प्लस ग्रोथ बोला है तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, ग्रोथ ऐड हो जाएगी। सारा सेम निकाल के ग्रोथ रेट को उसमें ऐड कर दे। देन अर्निंग प्राइस, नेक्स्ट आ गया अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या करेंगे, डिविडेंड की जगह अर्निंग प्राइस को एनपी के साथ डिवाइड कर दे, अर्निंग पर शेयर को एनपी के साथ डिवाइड कर दे। देन हमारा नेक्स्ट जो था, हमने 3 पढ़ लिए, डेट पढ़ लिया, प्रेफरेंस पढ़ लिया, इक्विटी पढ़ लिया। 4 जो हमारा पार्ट है वो है रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग कैसे निकालनी है? रिटेन अर्निंग क्या होता है, जो प्रॉफिट है वो होते हैं, ठीक है, जो हम ऑनर्स को या शेयर होल्डर्स को
डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हम उस प्रॉफिट को बिजनेस की ग्रोथ के लिए एज अ फंड रख लेते हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग। ये कैसे निकलेगा? के आर, रिटेन अर्निंग को, के तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है, आर इज रिटेन अर्निंग, ठीक है, जो भी होगा यही आता रहेगा, आर होगा तो रिटेन अर्निंग, डी होगा तो डेट, ई होगा तो इक्विटी, पी होगा तो प्रेफरेंस, ठीक है। के ई का मतलब इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 - टी, टी यानी कि टैक्स, 1 - बी यानी कि ब्रोकरेज, इसमें ब्रोकरेज भी दी होगी, ठीक है। देन इसका नेक्स्ट मेथड आ गया हमारा एवरेज, मेन मेथड, सबसे मेन मेथड है ये, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है? डिफरेंट कॉस्ट जो है, कॉस्ट डिफरेंट सोर्स से जो कॉस्ट होती है उसकी एवरेज निकालता है। वेटेड एवरेज मीन भी किया होगा आपने, वेटेज नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता था, ये वैसा ही है सेम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, यानी कि हर सोर्स की एक एक अलग अलग कॉस्ट होगी, फिर कुछ वेटेज दिए होंगे उसको, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल वैल्यू को टोटल वेट के साथ डिवाइड कर देना है, सेम मीन की तरह, जैसे मीन किया था, वेटेज दिए होते थे, वो मीन दिया होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, वेटेज मीन बन जाता था, फिर वेटेज मीन की वैल्यू को मीन के साथ डिवाइड कर देते थे। इसमें भी वैसे ही करना है, वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट निकालना है तो पहले कॉस्ट ऑफ सोर्स दिए होंगे, वेटेज दिए होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम करते हैं एक वेटेड, ये देखो वेटेड वेटेज एवरेज, अमाउंट दी हुई है, प्रपोर्शन दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है। आफ्टर टैक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो लास्ट में आया दैट इज, उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे सी के साथ, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी, दैट इज एवरेज वेटेज। सी और डी को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसके टोटल को सी के टोटल के साथ यानी कि प्रोपोर्शन के साथ डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1200 डिवाइड बाय 100, दैट इज 12%। तो वेटेज ऑफ कॉस्ट आ गई 12%। हाँ जी, क्लियर है।